आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले मेरे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों को आप देख लो, फिर एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करना। इसके साथ ही साथ यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, मुझे कमेंट करके बताओ। इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है पार्ट 1 वाले बच्चों की परीक्षाएँ ली गई थी विश्वविद्यालय के द्वारा, और मैंने सभी ऑनर्स पेपर व सब्सिडरी पेपर का सजेशन दिया हुआ था। जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों का जो है कमेंट आया हुआ है, और मैंने जो प्रश्न दिया था वही प्रश्न सेम टू सेम एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, बच्चों के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था प्यारे दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ छात्र छात्राएं इकोनॉमिक्स को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखे होंगे, और कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि इकोनॉमिक्स को ऑनर्स पेपर के रूप में रखे होंगे। तो तमाम विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में छपने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं देना है, क्योंकि आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 क्वेश्चन के ऊपर कवर किया जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, 10 क्वेश्चन, और एग्जाम हॉल में बैठ जाओ आंख बंद करके, क्या सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट कुछ इस प्रकार है, यदि आप कोई मूवी देखते हो तो क्या आप मूवी रटने का प्रयास करते हो? क्या आप मूवी को के प्रत्येक पॉइंट को क्या आप याद करने का प्रयास करते हो? बिल्कुल नहीं, आपको याद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मूवी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होती है। यदि मूवी दिलचस्प ना भी हो तो आप उसे दिलचस्प बना देते हो, और आप काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हो। जैसे कि मान के चलो, आप में से अधिकांश छात्र छात्राओं ने बाहुबली मूवी को देखा होगा। बाहुबली की मूवी के कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, भल्लाल देव बाहुबली का कौन था, क्या आपने इसे रट्टा मारने का प्रयास किया था? क्या आपने इसे याद करने का प्रयास किया था? बिल्कुल नहीं याद करने का प्रयास किया था, परंतु अभी भी आपको याद है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये पॉइंट आपको लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एक मूवी है, और इस मूवी का जो यानी कि ये प्रश्न का जो उत्तर है, ये मूवी का कहीं ना कहीं सारे पात्र हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार किए गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा ये सारे प्रश्न के उत्तर तैयार किए गए हैं, और सारे प्रश्न काफ़ी दिलचस्प हैं, काफ़ी आसान वो सरल शब्दों में तैयार किए गए। यदि एक बच्चा भी यदि इन प्रश्नों का उत्तर देख ले तो उसे लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है, इसमें कतई संदेह नहीं है दोस्तों। तो यदि आप भी चाहते हो कुछ अच्छा करना, तो मेरे मेरे द्वारा दिए गए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लो, और मेरे द्वारा जो प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे वो सारे प्रश्न के उत्तर काफ़ी आसान शब्दों में रहेंगे। और आप इसे यदि एग्जाम हॉल में सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट कर दे तो एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाता है। एग्जामिनर को भी आसान शब्दों में उत्तर चाहिए, ताकि आपको इकोनॉमिक्स में वो 100 में 100 मार्क्स प्रदान करे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, फिर आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात कर ले, योजना की परिभाषा दीजिए, योजना की आवश्यकताओं की व्याख्या करें। ये प्रश्न आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने प्रश्न यानी कि कॉपी में ये सारे प्रश्न लिख लो, क्योंकि यही प्रश्न छपने वाले हैं, ये गारंटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे अपने कॉपी में लिख रहे होंगे। योजना की परिभाषा दीजिए, योजना की आवश्यकताओं की व्याख्या करें। योजनाएं बोले तो रणनीति। ठीक है, आप सुबह जैसे ही जगते हो तो आप जगते ही यानी कि आपके मन में कुछ इच्छाएं चलने लगती है कि आज मैं मार्केट जाऊँगा, मार्केट में ये करूँगा, मैं आज कुल मिला के 4 चैप्टर को समाप्त करूँगा। तो कुल मिला के ये सारी आपके रणनीति हैं, योजना है। तो योजना किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजना के प्रकार औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक होते हैं। योजना लघु और लंबी दूरी की योजना, एकल उपयोग और स्थायी योजना, और कॉरपोरेट और लंबी दूरी की योजना। नियोजन की प्रक्रिया को नियोजन की प्रकृति, नियोजन की अवधि या नियोजन के उपयोग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, योजना को। अब योजना की व्याख्या क्या है, इसके प्रकार आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, योजना कहलाता है। यह प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों के मैंने थोड़ा सा झलक दिया ताकि आप अपडेट हो सको। इसका उत्तर और भी काफ़ी आसान शब्दों में लिखे गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोष के बारे में लिखे। समाजवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार है, उसके गुण क्या हैं, उसके दोष क्या हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये प्रश्न भी आप अपने कॉपी में लिख। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं झलक देता हूँ, आंसर मैं बताऊँगा कैसे आप इसका आंसर प्राप्त कर पाओगे। उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। ठीक है, उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। राज्य अर्थात यानी कि राज्य अर्थात सरकार,
स्वयं साहसी पूंजीपति कार्य करता है, ठीक है। वह स्वयं ही किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधनों को एकत्र करता है एवं संपूर्ण उत्पादन व्यवस्था को संचालित करता है। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की प्रतियोगिता संभव नहीं होती है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण रहे, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण रहे। इसके बाद समाजवादी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। समाजवादी एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाज व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा झलक दे दिया इनका। तो ये सारे प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिख लेना है, भारत के बेरोजगारी की समस्या तथा इसके निदान का वर्णन करें। भारत में जो अभी वर्तमान स्थिति में वर्तमान समय में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, इनका सबसे मुख्य वजह क्या हो सकता है और इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। और आपको आपके पास भी यदि कॉमन सेंस होगा तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो ये प्रश्न कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है, ठीक है। और शिक्षा का अभाव, रोजगार के शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव की वजह से जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रोजगार के अवसरों की कमी, ठीक है, रोजगार के जो अवसर हैं उसकी कमी, प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती जा रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है। विकासशील देशों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं में से एक बेरोजगारी है, ठीक है। कोई भी यदि विकासशील देश है तो उसकी मुख्य समस्याएं क्या हो सकती है, बेरोजगारी। यहाँ पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप सभी को। जैसे मान करो चलो चाइना, चीन से सभी वाकिफ़ हैं। चीन जो है जनसंख्या के मामले में पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर में है, क्योंकि इसके पास जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में सुपर पावर बोले तो अमेरिका को भी ये पीछे छोड़ने वाला है। आर्थिक रूप में भी, जनसंख्या के रूप में तो सबको पीछे छोड़ ही दिया और आर्थिक रूप में भी ये सबसे आगे निकल रहा है। तो समझ सकते हो 80% सामान हम लोग चीन का ही यूज़ करते हैं। कंघी जो आप प्रत्येक दिन सुबह यूज़ करते हो वो कहीं ना कहीं चाइना का ही बना होता है। तो समझ सकते हो चीन के पास इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी ये इतना आगे जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, चीन के प्रत्येक व्यक्ति चाइना सरकार के लिए कहीं ना कहीं वरदान होता है, ठीक है। उनका काफ़ी महत्व देते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, प्रत्येक व्यक्ति का, चाइना का। और हमारे भारत में क्या कहा जा रहा है कि जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो यदि जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण बेरोजगारी बढ़ती तो आज चाइना को देख लो, इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी वो सबसे आगे निकलता जा रहा है। तो समझ सकते हो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं जनसंख्या को मैटर नहीं करता है, जनसंख्या मैटर नहीं करता है बेरोजगारी में। तो इसका क्या हो सकता है वजह, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि प्रमुख कारण इसके क्या हैं। तो वर्तमान में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, ऐसा हमारे किताबों में कहा जा रहा है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी को बहुत बढ़ावा मिला है। यही बात कर ले हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार देश के लगभग 11% जनसंख्या बेरोजगार है, लेकिन यदि अभी जनगणना किया जाए तो मुझे लगता है देश की कम से कम 30% जनसंख्या जो है बेरोजगार है, जिन्हें बेरोजगार की आवश्यकताएँ हैं, ठीक है। इसके बेरोजगारी से आप क्या आशा करते हैं, तो दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वो शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन कोई कार्य नहीं मिलता जिससे वह अपनी जीविका का निर्वाहन कर सके, तो इस प्रकार की समस्या को हम लोग बेरोजगारी की समस्या भी कर सकते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसका झलक दे दिया और बात कर लूँ यहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। वर्तमान में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, लेकिन किताबों में ऐसा ही कहा जा रहा है, ठीक है। परंतु यदि आप जनसंख्या ही वजह होता है बेरोजगारी का, तो चाइना को देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्वेश्चन नंबर 3 भारत की बेरोजगारी समस्या तथा इसके निदान को लिख लिया होगा। इसका मैंने उत्तर काफ़ी आसान और सरल शब्दों में दिया है। यदि आप एक बार इनके उत्तर देख लोगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और पूरे लाइफ टाइम तक आपके मन और मस्तिष्क में इसका उत्तर आपको स्मरण रहेगा। भारत में सहकारी कृषि के पक्ष एवं विपक्ष तर्क दे। भारत में जो सहकारी कृषि हैं उनके पक्ष के बारे में आपको बताना और विपक्ष के बारे में आपको एक लॉजिकल थॉट देना है, एक तर्क देना है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने ये प्रश्न को लिखा होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका मैं थोड़ा सा आपको कुछ संक्षिप्त में बता दूँ तो व्यक्तिगत कृषक की अपेक्षा सहकारी कृषि समिति की साख यानी कि क्रेडिट अधिक होती है। भारत में सहकारी कृषि की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको थोड़ा जानना होगा। तो व्यक्तिगत कृषक की अपेक्षा एक सहकारी कृषि समिति की साख
क्रेडिट अधिक होती है, जिससे वो अधिक पूंजी प्राप्त कर सकता है। उसे ब्याज भी कम देना पड़ता है। पर्याप्त पूंजी से अच्छी मशीनें और औजार खरीद सकता है। ठीक है। भूमि पर अस्थायी सुधार किए जा सकते हैं। उत्तम श्रेणी के खाद, बीज व आदि अधिक मितव्ययितापूर्वक प्रयोग संभव होता है। तो भारत में सहकारी कृषि की आवश्यकता इसलिए है। ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, भारत में सहकारी क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो अकुशल प्रबंध व्यवस्था है। इन संगठनों में कार्यरत कर्मचारी, प्रबंधक दोनों ही प्रबंध व्यवस्था में कुशल एवं निपुण नहीं होते हैं। ठीक है। सरकार जो है सहकारी संगठनों में के रजिस्ट्रेशन, अंकेक्षण आदि के माध्यम से इनके संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है, जिससे ये संगठन जो है प्राप्त नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे इनके जो है, और सहकारी कृषि के क्या लाभ होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भूमि के बिखरे टुकड़ों वाले छोटे कृषक, भूमि के बिखरे यानी कि मान के चलो आपके समाज में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके पास भूमि यानी कि ज़मीन काफ़ी कम होती है। ठीक है। आर्थिक रूप में वो जोत नहीं सकते हैं। ऐसी समिति का गठन करते हैं, वो अपनी भूमि को एक कर लेते हैं और अपनी कृषि का उत्पादन, रोजगार एवं आय बढ़ाने की दृष्टि से संयुक्त रूप से कृषि करने के लिए सहमत होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आपका, भारतीय कृषि निम्न उत्पादक से आप क्या समझते हैं? इसमें वृद्धि के उपायों का वर्णन करें। ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। इसका उत्तर मैंने काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किया हुआ है। ठीक है, आप प्राप्त कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार की 1991 की औद्योगिक नीति की प्रधान विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य का वर्णन करें। भारत में जो लोहा एवं इस्पात का उद्योग है उसका वर्तमान में क्या स्थिति और भविष्य में इसका स्थिति क्या रहने वाली है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, भारत में विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा की व्याख्या करें। भारत में जो विदेशी व्यापार कर रहे हैं, जैसे चाइना, अभी चाइना का 80% प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो विदेशी व्यापार की किस प्रकार संरचना है भारत में और इसकी दिशा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत में लघु व कुटीर उद्योग। जी हाँ दोस्तों, भारत में अभी के समय में बहुत सारे लघु उद्योग लग रहे हैं और इसका क्या महत्व है और इसकी समस्याएं क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि किन्हीं दो पर आपको टिप्पणी लिखना है, या तो जनसंख्या नियंत्रण पर लिखिए, या मूल्य नियंत्रण पर, या खाद्य सुरक्षा पर, या नाबार्ड पर। तो बहुत सारे बच्चे जनसंख्या नियंत्रण पर लिखेंगे और जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर एक कानून भी लाया जा रहा है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही जल्द पारित कर दिया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और आप लोग भी देख पा रहे हो। और इसका मूल्य नियंत्रण, अभी जो है मूल्य बहुत सारी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको किस प्रकार नियंत्रण में लाना है, इसके बारे में भी प्यारे दोस्तों आप लिख सकते हो। और ज़्यादा नहीं लिखना है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप कमेंट कर सकते हो, टिप्पणी कर सकते हो। तो यहाँ पर कुल मिला के आप क्वेश्चन नंबर 10वां में 2 का आपको टिप्पणी देना है। तो कुल मिला के आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं इसका आंसर कैसे प्राप्त करोगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम व व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है। ठीक है, टेलीग्राम व व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप उसे ज्वाइन करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में। जल्दी से टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।